बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजराइल पर अब तक जो हमले हुए हैं, आपकी स्क्रीन पर ये जो मनाजिर चल रहे हैं, ये अब तक के हमलों में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एक हमला है, जिसमें सैकड़ों रॉकेट्स और मिसाइल दागे गए हैं। और इन्होंने जो इसराइल के मिलिट्री बेसिस उड़ाई हैं, लेकिन उसके साथ जो सबसे अहम बात यह है कि 2.5 लाख लोगों को बॉर्डर की साइड से हंगामी तौर पर मुंतकिल करना पड़ा है। और ये इजराइल के लिए इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा झटका है कि इन हमलों को रोकने के लिए उनके पास कोई चीज़ सलामत नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल एक और भी पैदा हो गई है, और ये है कि फ्रांस के इलेक्शन हुए हैं और वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जिस पार्टी को जितवाना चाहती थी वो तितर बितर हो गई है। और इस सूरत हाल में सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि जो दाएं बाजू की पार्टी जिसको जितवाना चाह रहे थे, उसका अवाम ने भुरकस निकाल दिया एंड के ऊपर। मैक्रन ने एक स्ट्रेटजी खेली और असल में जिसको इजराइल जितवाना चाह रही थी वो पार्टी हार गई। अब मसला ये है कि इजराइल इस वक्त चीख रहा है कि मुझे बताएं कि मेरे ऊपर मिसाइलों की बरसात हो रही है, नेटो काम नहीं कर पा रहा। उधर सबसे बड़ा झटका ये है कि अब जो पार्टी इक़्तिदार में आ रही है वो मखलूत हुकूमत है, और उन्होंने यानी वहाँ पर उनको मुकम्मल तौर पर पूरी सीटें नहीं मिली। अब सीटें नहीं मिली, वहाँ पर मखलूत हुकूमत है, और किसी को ये बात समझ नहीं आ रही कि अगला मरहला क्या होने वाला है। और इसराइल को सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि इस वक्त इसराइल के लिए जो फ्रांस से खबर आनी थी खुशी की, वो खबर आई नहीं। अवाम ने जो दाएं बाजू की पार्टी है उसको शिकस्त दे दी है, और इजराइल को अब झटका ये लगा है कि चूंकि 577 जो इनकी कौमी असम्बली की नशिस्तें होती हैं, वहाँ पर आपको 289 सीटें चाहिए होती हैं, वो इनको नहीं मिली। अब ये सारा स्टैरियो समझ ले। सबसे पहले समझ ले हिजबुल्लाह ने इनके साथ किया क्या। लिबनान का ये जो हमला हुआ है, देखिए हमले तो काफ़ी हो रहे हैं, लेकिन ये जो ताज़ा हमला हुआ है, ये हमला कई सौ रॉकेट मारे गए हैं। इसमें पता ये चला है कि अमेरिकन्स भी मारे गए हैं, यानी अमरीकी जो थे वो भी मारे गए हैं। अब अमरीकी चाहे वो उनके पास दोहरी शहरियत तो इजराइल की या कुछ भी हो, इन्होंने जब मिसाइल मारे हैं, रॉकेट मारे हैं, और वो इतनी बड़ी तादाद में मारे हैं, ये असल में मूविंग जो लॉन्चिंग पैड है जो अंडर द यानी आप समझ अंडरग्राउंड था, और वहाँ से जब हमला हुआ है तो इसराइल के ऊपर मिलिट्री बेसिस पर मैरून एयरबेस और दूसरी एयरबेसिस को उड़ा दिया गया। हमले होते गए, और इस सूरत हाल में सबसे बड़ा भी इनके लिए झटका ये लगा कि इनको वहाँ से 2.5 लाख अपना बंदा मुंतकिल करना पड़ा है। अब यहाँ से अगर वो मुंतकिल ना करे, अब मसला ये है कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो लिबनान ने जो हमला किया है उसमें घर भी तबाह हुए हैं, फलाना भी हुआ है, ये भी हुआ है। तो उधर से लिबनान की जानिब से जो उनके हामी है वो कह रहे हैं कौन से घर, ये घर ये तो इजराइलियों के थे ही नहीं, ये तो इन्होंने कब्जा किया हुआ था, ये लिबनान के थे, गजा के और वहाँ के रहने वाले लोगों के होते हैं, जो कि आप जाकर इनको कब्जा कर लेते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने उड़ा दिया। मसला सारा ये पैदा हो गया है कि 2.5 लाख बंदा, आप सोचे हैं कि कोई पाकिस्तान तो नहीं है ना मुल्क जहाँ पर 25 करोड़ की आबादी और 2.5 लाख बंदा आगे पीछे होते, जिस मुल्क की आबादी 90 लाख हो, उसमें 10-15 लाख लोग छोड़कर चले गए हों, और उसमें से भी आप 2.5 लाख को मुंतकिल कर दे, तो आप बताएं कि इसराइल की सूरत हाल क्या होगी। यानी ये कोई छोटी बात है, वहाँ पर आपने 2.5 लाख बंदा मुंतकिल किया कि भाई हम आपको बचा नहीं सकते, आप फौरी तौर पर मुंतकिल करें, और उनको रखा जा रहा है होटलों के अंदर। अब वो इनको बुरा भला कह रहे हैं, वो इनको गालियाँ दे रहे हैं कि यार ये क्या मसला, तुमने क्या मुसीबत बनाई हुई है। ये हमला जो हुआ है उसने, यानी आप ये सोचें कि इसराइलियों को इस वक्त सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि अब वो सीधा जाकर हिट कर रहे हैं, और ना कि मिसाइल रोकने की कोई सलाहियत है ना कुछ। अब हुआ ये था, प्लान ये चल रहा था कि कुछ यानी फ्रांस के पास और नेटो के पास कुछ ऐसे डिफेंस सिस्टम है जो इजराइल की मदद कर सकते हैं। मैक्रोन का मसला ये है कि मैक्रोन ने स्टार्ट के अंदर किया था इसराइल को सपोर्ट बड़ी तादाद के अंदर, फिर मैक्रन की पॉपुलैरिटी गिरती जा रही थी बड़ी तेज़ी के साथ, और वो जान भी छुड़ाना चाह रहा था बहुत सारे मामला से। अब असल में इंतखाबात होने थे आगे, उसने काम ये किया कि उन्हें अर्ली इंतखाबात कॉल कर लिए। हुआ ये कि वहाँ पर 3 फेजेस में इंतखाबात हुए। पहले फेज़ के अंदर जो दाएं बाजू की पार्टी थी जो इसराइल की हमायत याफ्ता थी, वो असल में लीडिंग सीट पर आई। इसलिए मैक्रन ने काम ये किया कि जो नेक्स्ट फेज़ था, फाइनल जो फेज़ हुआ है कल, उसमें सीन उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने अपने जितने इत्तेहादी थे उनके साथ मिलकर एक अलायंस बना लिया। अब अवाम ने उनको वोट दे दिया। असल में शिकस्त हुई इस्टेब्लिशमेंट को। देखिए दुनिया में हो ये रहा है कि जहां पर भी आप उठा लें इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त हो रही है। वो बाइडेन को भी नहीं बचा पाएंगे,
दुनिया भर की एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है, हर मुल्क से ऑलमोस्ट एस्टैब्लिशमेंट को शिकस्त हो रही है। आप गौर करें ना, इंडिया के अंदर क्या हुआ, एस्टैब्लिशमेंट अब की बार 400 बार नहीं जितवा सकी ना मोदी को, यानी वहां पर उसने 400 सीटें जीतनी थी, उसकी पार्टी 236 पर आ गई, यानी जिसे 400 निकालनी थी वो 236 पर आ गई। कोई भी इस्टेब्लिशमेंट अब दुनिया के अंदर कामयाब नहीं, सारे तितर बितर हो रही है क्योंकि वो सारे हरबे नाकाम हो रहे हैं और अवाम की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि जिस पार्टी को उनकी इस्टेब्लिशमेंट जितवाना चाहती है वो सबसे पहले उस पार्टी को ही हरवाते हैं। वो अलग बात है कि फिर आप ऊपर नीचे करें, लेकिन हर मुल्क में ऐसा नहीं होता कि आप यानी जो रिजल्ट आए उसको ऊपर नीचे कर लें, फलाना कर लें, सिग्नल बंद हो जाए, ये ऐसा नहीं होता वहाँ पर। सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि अब मैक्रन ने काम ये किया था पिछले काफ़ी अर्से, उसने जब देखा कि मैं बहुत ज़्यादा साइड पर हुआ हूँ तो मेरी तो पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है, उसने अप्रोच ये लड़ाई कि इसराइल बदतरीन वहाँ पर हमले कर रहा है, इसराइल को रोकना चाहिए। उसने वहाँ पर आम मासूमों को मारा, उसने एक स्टैंड ले लिया। यानी आप ये सोचें कि इस्लामिक वर्ल्ड में मैक्रन को अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन जो राइट विंग की खातून और ये तमाम पार्टीज है वो तो बहुत ही बुरी है। उन्होंने तो बिल्कुल ही सीधा सीधा कहा कि भाई सीधा इसराइल के साथ खड़े होना है हमने, और हमने फलाना करना है, यानी समझ लें इंतहा पसंद जो वहाँ पर जमात वो उन्होंने कायम करनी थी। हुआ ये कि जब उसने अलायंस किया तो उन्होंने जितवा दिया। मसला सारा ये है कि मैक्रन के खिलाफ इंटरनेशनल ताकतों पर भी एक मामला शुरू हुआ। वो कह रहा था कि जी मैं रूस के सदर से जाकर मिलूंगा या उसको बुलाऊंगा, हम मामला तय करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हंगरी का प्राइम मिनिस्टर चला गया। अब ये बहुत बड़ा झटका था इसराइल के लिए, दुनिया के लिए, कि यूरोप का एक ऐसा मुल्क जो नेटो का रुकन है, यूरोपीय यूनियन का हंगरी है, वो सबको पीछे छोड़कर तो चला गया। इसका मतलब है कि नेटो फेल हो रही है, नेटो टूटने वाली है, और मैक्रन यही बात बार बार कर रहा था। अब वो सारे चले गए हैं उधर। मसला यहाँ पर यह पैदा हुआ है कि इसराइल को जो यूरोप से सपोर्ट चाहिए थी हिजबुल्लाह के खिलाफ या लिबनान के खिलाफ या ईरान के खिलाफ, वो सपोर्ट उनको मिल नहीं रही। अब है मखलूत हुकूमत, ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है आगे चलकर दोबारा इंतखाब हो जाए, लेकिन मसला सारा ये पैदा हुआ है कि जिसको इसराइल चाहता था इक़्तिदार में, ये एस्टैब्लिशमेंट, वो उनको जितवा नहीं पाए। ये दुनिया के अंदर अब एक ट्रेंड बन गया है कि जहाँ इस्टेब्लिशमेंट होती है, यानी इस्टेब्लिशमेंट टूट रही है। ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है ऐसे कि यानी लोग तंग आ गए कि यार ये क्या मजाक है यार, ये हमारे ऊपर चंद लोग आ जाते हैं और ये पीछे बैठकर मोहरे हिलाते हैं और ये सारा कुछ करते हैं, ये पॉलिसीज बनाते हैं। उनको शिकस्त होना शुरू हो गई है। अब फ्रांस के जो इंतखाबात हैं, इसराइल को इतना बड़ा झटका लगा है कि उनके तमाम के अखबारात में ये बातें अब जा रही हैं कि ये क्या बनेगा अब इसराइल का, क्योंकि अभी सारी सूरत हाल में मैक्रन की अप्रोच है कि भाई नहीं, इसराइल अब पीछे हटे, ये मामला तय करे। जो अब दूसरी पार्टी जो हारी है वो ये कह रही थी ठीक है जी इसराइल का भरपूर दफा करेंगे, फलाना करेंगे, किसी जगह शिकस्त हो रही है इनको, किसी जगह नहीं हो रही। सो अब इस सारी सूरत हाल में आप अंदाज़ा कर लें कि बरतानिया के अंदर जो इंतखाबात हुए, बरतानिया का जो प्राइम मिनिस्टर बना है वो भी इसराइल का यानी मोहरा था, लेकिन मसला ये है कि उसको भी कल को बयान देना पड़ा था। यानी जैसे वो जीता है, अवाम बड़ी तादाद के अंदर बिफरे हुए हैं, तो उसको भी बयान देना पड़ा कि इसराइल अब डील कर ले, बहुत हो गया है। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लेंगे इसराइल के लिए मसला कितना पैदा हुआ। प्रॉब्लम अब ये है, हमला हो रहा है इसराइल के ऊपर और अब मिसाइल दागे गए हैं। अब उनके पास ना तो फौज है ना लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी है। अब वो व्हाट नेक्स्ट क्या करेंगे, उनको ये बात अब समझ नहीं आ पा रही। हुआ ये है कि बैकडोर चैनल पर इसराइल को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि सारी यूरोपियन कंट्रीज अब आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं कि जी हम नॉर्मलाइज कर ले यूक्रेन के मामले के ऊपर और फिर ये जंगें बंद करें, और जंग बंद करने के साथ साथ वो हिजबुल्लाह की जानिब भी आ रहे हैं कि आप ये करें। अब सोचें, इसराइल की मिलिट्री बेसिस किसी भी मुल्क की सबसे अहम चीज़ होती है। आपकी मैरून बेस उड़ जाए, आपकी तमाम चीज़ें उड़ना शुरू हो जाएं, आपके ऊपर मिसाइलों की बरसात हो जाए, यानी वो मनाजिर जिसे इसराइल के अवाम जो है वो तंग आ गए कि यार हमने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं था, ये क्या आपने कर दिया है कि वो वहाँ से आपको मिसाइल मार रहे हैं और आपके पास रोकने की सलाहियत नहीं है। उनके पास कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी, लिहाजा ये झटका उनको बहुत बड़ा लगा है। देखिए, इस वक्त हालत ये है कि इन्होंने काम ये किया है कि गजा से दोबारा हमास के जो लोग हैं वो उभर कर सामने आ रहे हैं, तो इसराइल ने वहाँ पर मजीद ऑपरेशन शुरू कर दिए और बदतरीन हमला भी वहाँ पर इस वक्त शुरू हो गया। अब वहाँ पर इस वक्त ये लड़ाई है, जब से जंग हुई है, जितना ज़्यादा वहाँ पर पहले हमला था उससे 10 गुना ज़्यादा इस वक्त वहाँ पर हमले शुरू हो चुके हैं। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर इनके पास मसाइल और ये तमाम चीज़ें इस वक्त वो फेस कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब ये मामला हुआ है कि अवाम, देखिए फ्रांस के अंदर हो गया, सारी जगह अवाम निकली हुई है सड़कों पर। इसराइल को उन्होंने तनबीह कर दी है कि आपके पास आखिरी मौका है, अगर आप इस सारी सूरत हाल के अंदर अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, यानी ये मामला डील कर लें,
नहीं तो उसके बाद हो सकता है कि फिर अवाम चढ़ दौड़े। और उसमें याद रखिएगा फौज और एजेंसियां बैक करेंगी कि अगर नेतन्याहू का तख्ता धड़न तख्ता या कोई चीज़ ऐसी करने की ज़रूरत भी पड़ती है तो आप ये काम कर दें। आप अंदाज़ा कर लें कि जो हिजबुल्लाह ने मिज़ाइल मारे हैं ये इतनी बुरी तरह कि इनका एक स्टेडियम था, यानी सॉकर का, फुटबॉल का स्टेडियम था, ये मिज़ाइल जाकर फुटबॉल के स्टेडियम में लगे हैं, स्टेडियम में लगे हैं और वहाँ पर गड़े पड़ना शुरू हो गए। यानी वहाँ पर इतनी बुरी सूरत हाल इसराइल के लिए पैदा हुई है कि वहाँ पर छोटे लेवल के उन्होंने जाकर मारे हैं और वो वहाँ पर रोक नहीं पाए। अब मसला ये है कि स्पोर्ट्स का जहाँ तक, यानी मिसाल को आप ये तस्वीर देखिए, बज़ाहिर आपको ये लग रहा होगा कि यार ये कोई यानी आम सा थोड़ी सी सूरत हाल है, ये एक बड़े ही लो इंटेंसिटी के उन्होंने मिसाइल मारे थे, लेकिन मसला ये छोटे लेवल के बहुत ही रॉकेट थे ये। लेकिन मसला सारा ये है कि इसराइल इसको भी नहीं रोक पा रहा। अब सोचें कि आपके मुल्क में स्पोर्ट्स कहाँ से आएगी, वहाँ पर कैसे ये सूरत हाल होगी, लोग किस तरह वहाँ पर जाकर कोई काम करेंगे। इसराइल को ये सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त लगी हुई है कि अब वहाँ पर ना खेल हो रहा है ना कोई सूरत हाल हो रही है, और सबसे बढ़कर फौज का जो तबका है वो बुरी तरह इस वक्त मुतासिर हुआ है। अब ये नेक्स्ट काम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट इनको समझ नहीं आ रही। इसराइल से सबसे ज़्यादा जो इश्यूज अब आने वाले हैं वो ये है कि यमन के जो हूसी हैं उन्होंने अब काम ये किया है कि वो अपना ऑपरेशन अब एक्सपैंड करने के लिए जा रहे हैं और गालिबन उन्होंने तैयारी पूरी कर ली हुई है। अब उनका अगला जो ऑपरेशन है, पॉसिबिलिटी है कि हिजबुल्लाह के साथ उन्होंने भी हमले अब करने शुरू कर देने इसराइल पर, और ये डायरेक्टली मिसाइल होंगे। देखिए ये वो वाले मिसाइल नहीं है जो वो पहले मारते रहे इलाज शहर पर या दीगर पर, ये छोटे मोटे या जो भी उनकी रेंज है। अब ये वो मारने जा रहे हैं वो मिसाइल जो ईरान ने वहाँ पर पहुँचा दी हैं। वहाँ पर ईरान के इंजीनियर्स बैठे हुए हैं और ईरान के इंजीनियर्स के साथ साथ उनके एक्सपर्ट्स भी पहुँच गए हैं यमन के अंदर, जिन्होंने वहाँ से मिसाइल मारने हैं। और इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला ये है कि एडवांस जो रडार सिस्टम था वो भी यमन के हूसियों के पास पहुँचा दिया गया है, जिसे वो लोकेट करेंगे ईरान के मल्टीपल जो वॉरशिप हैं या ईरान का जो निगरानी का सिस्टम है वो भी वहाँ पर पहुँचा हुआ है। ये पहले ऐसा नहीं था कि वो उन्होंने ये तमाम चीज़ें नहीं रखी थी। अब ये पिछले काफ़ी दिनों से एडवांस टेक्नोलॉजी वाला मामला हुआ है जो उन्होंने पहुँचाया है। दूसरी सूरत हाल ये समझ लें, इसराइल के लिए सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि इसराइल को तो हथियार मिल नहीं रहे, लेकिन जो हथियार और टेक्नोलॉजी चाइना की है वो इसराइल ने अभी हालिया फाइंड आउट किया है। उन्होंने कहा जी हमास को मिली है, लेकिन मसला ये है वो कह रहे हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी इनको मिली है और चाइना की जानिब से टेक्नोलॉजी आई है, जिससे चाइना ने असल में अपनी एक इनडायरेक्टली पावर शो की है कि अगर ये मिसाइल और ये तमाम चीज़ें तुम्हारे मुल्क के अंदर डिटेक्ट नहीं हो रही तो वो अमेरिका क्या करेगा। आपको पता है कि अमेरिका क्यों इस जंग से भाग रहा है, और ये बात अमेरिका को बड़ी देर से पता है। देखिए दो तरह की गुफ्तगू होती है, एक तो आप ऑफ दी रिकॉर्ड करते हैं, एक होती है ऑन दी रिकॉर्ड करते हैं। अमेरिका ने इस बात को सेंस कर लिया है, हमारे पास सबूत कोई नहीं है कि चाइना की टेक्नोलॉजी आगे गई है, लेकिन ये बात सच है कि टेक्नोलॉजी एडवांस लेवल की मुंतकिल हुई है और उसके बाद ये अब हमला और ये तमाम चीज़ें हमारे सारे सिस्टम बेकार हो चुके हैं। सो अब आप सोचें इसराइल के लिए ये कर क्या रहे हैं कि गज़ा के अंदर जा रहे हैं, बार बार ऑपरेशन कर रहे हैं, बार बार लोगों को मार रहे हैं, बार बार चीज़ें तबाह कर रहे हैं, कोई सर पैर उनका नहीं है, कोई सूरत हाल उनकी नहीं है, और बड़ी तादाद के अंदर जो लोग हैं वो फेडअप हो चुके हैं। हुआ ये है कि नेतन्याहू ने ये बात सबको पता थी, ऐन मौके के ऊपर उसने कोई ना कोई बेशर्मी ज़रूर करनी है। फौज ने कहा जी हमास ने डील के लिए, आपको पता है कि सबसे पहले इजराइल ने कहा था ये डिमांड से अगर ये हमास मान ले परमानेंट जंगबंदी नहीं होगी तो हम तैयार हैं, उन्होंने मान ली। अब हुआ यह है कि नेतन्याहू मुकड़ गया। आपको पता है हमास ने ये बात कही थी, उसने कहा कि अगर कतर और मिस्र हमें गारंटी जब तक नहीं देता, लिखी हुई रिटर्न गारंटी चाहिए, हम ये डील फाइनलाइज नहीं करेंगे, और ये गारंटी होगी कतर देगा और मिस्र देगा। आपको पता है कि कतर ने अमेरिका और अफगान तालिबान के मामला पर भी जो पेशरफ्त हुई थी तो उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बात कह दी थी कि वह ठीक है, उसकी वजह से अमेरिका फिर मुकड़ा नहीं था, बाद में 12 एक मुआहदा हुआ था। अब हुआ ये है कि सबसे पहले मसला ये हुआ है कि नेतन्याहू ने कह दिया है कि फौज ने उनके कह दिया कि ठीक है जी हमें शराइत मंजूर है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि 42 दिन की जंगबंदी हो जाए, हमास भी रुक जाए यहाँ पर और उसके बाद कैदियों का तबादला हो। नेतन्याहू ने आज अचानक उठा और ये कहा कि भाई हमें सारी सूरत हाल के अंदर ये डिमांड नहीं मानेंगे। उसने कहा मैं किसी तरह ये डिमांड नहीं मानूंगा और सबसे बढ़कर अब मैं ये लड़ाई करूंगा आखिरी दम तक। मसला ये है सारा कि ये जो फैसला आया है फ्रांस की जानिब से, चीज़ें जो आई हैं
उसे इसराइल का इमेज बुरी तरह मुतासिर हो गया है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हो क्या रहा है दुनिया के अंदर। यानी आप ये सोचें कि नेतन्याहू, अब एक ही सूरत हाल होगी, या तो ये आर्मी चीफ ने रहना या नेतन्याहू ने रहना, दोनों पीक पॉइंट पर आ गए। फौज कह रही है मैंने लड़ाई नहीं करनी, और उसने आज डील कैंसिल करने के लिए कह दिया है। उसे कह दिया हम ये मानेंगे नहीं। अब दुनिया देख रही है कि यार, आप सोचें कि आपको पता है कि कतर ने और मिस्र ने प्रेशर डाला था हमास पर कि आप डील को फाइनलाइज करें। अब उन्होंने फाइनलाइज कर लिया। उधर नेतन्याहू कह रहा जी मैं तो नहीं मानता इस बात को, मैं तो इस डील को भी नहीं मानता, और सारे का सारा मामला उसने पीछे लाकर खड़ा कर दिया। अब दुनिया ये कह रही है इसराइल के ऊपर कि तुम करे। दुनिया के अंदर इंतखाबात के रिजल्ट आप जानते हैं कैसे आ रहे हैं? जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है वो फारिग होता जा रहा है। मोस्टली ज्यादातर ये हो रहा है। बहुत सारी ऐसी भी जगह हैं कि जहां पर स्टांस बदलना पड़ता है, जहां पर चीजें बदलनी पड़ती हैं। जो इसराइल की सपोर्ट कर रहा है या जो उनके साथ खड़ा होता है, उनके रिजल्ट ऊपर नीचे हो रहे हैं। सो ये इस वक्त सबसे बड़ा झटका लगा हुआ है। अब दुनिया भर के अंदर हर कोई पीछे हटने को तैयार है, बेशक वो अंदर खाते इनके साथ हो। सो आने वाले वक्त में ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि ये जो मिसाइलों की बरसात है ये असल में होती रहेगी और बड़ी ज़्यादा होगी। और इस दफ़ा जो हौसियों ने हमला करना है वो पहले से ज़्यादा खतरनाक होगा। उन्होंने अब कहना शुरू कर दिया है कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को कि आप अमेरिका के साथ जो देने में के मामला आपने रखे हुए हैं इससे पीछे हट जाएं, वरना फिर हमारा अगला निशाना कहाँ कहाँ हो सकता है ये आपको अंदाजा नहीं है। तो यही सूरत हाल देखने को मिल रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।